नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने देर रात छापेमारी की है। ट्रांसपोर्ट नगर की मोरंग मंडी पहुंचे थे परिवहन मंत्री और इस दौरान मोरंग लदे ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। मंत्री के छापे से मौके पर हड़कंप मच गया। खनन माफिया भाग निकले, साथ ही जो ओवरलोडेड ट्रक थे उनके ड्राइवर भी मौके से भागने लग गए। हड़कंप मच गया मंत्री के छापे से। परिवहन मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को फोन पर फटकार भी लगाई और ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात लखनऊ में परिवहन मंत्री ने छापेमारी की। मोरंग मंडी पहुंचे थे मंत्री दयाशंकर सिंह। इस दौरान मोरंग से लदे जो ओवरलोड ट्रक थे उनको सीज किया गया। हड़कंप मच गया मंत्री के छापे से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मोरंग लदे ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। ये तस्वीरें देखिए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने देर रात छापा मारा। मोरंग मंडी पहुंचे थे, ट्रांसपोर्ट नगर की मोरंग मंडी पहुंचे थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। रात करीब 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छापेमारी की और इस छापेमारी से खनन माफिया और जो ओवरलोडेड ट्रक थे उनके ड्राइवरों में हड़कंप मच गया। मौके से भागने की कोशिश की जाने लगी। इस दौरान 6 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। साथ ही नाराज मंत्री ने फोन पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और साथ ही ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए और अब बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। जीआईएस से पहले यूपी को खुशखबरी मिली है। यूपी को 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 16 देशों से यूपी को ये निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा है कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से विकास पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा उत्तर प्रदेश का विकास। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की सफलता का बड़ा आधार बनेगा जीआईएस। अब भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो की तैयारी करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि विदेश दौरे से जो लौट कर आए थे मंत्री, तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब भारत में अलग अलग शहरों में दौरे की तैयारी करें। मंत्री आवास पर पहले कैबिनेट बैठक हुई और उसके बाद जो है वो जो भी मंत्री विदेश गए थे 5 अलग अलग रूट पर, वो सभी मंत्री पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरीके से उन्होंने विदेश में जो रोड शो किया उसका क्या रिस्पांस है, कहां पर कितने एमओयू हुए हैं और खासतौर से कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर जो हम कहें जो विदेशी निवेशक हैं वो आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। स्वतंत्र देव सिंह हैं हमारे साथ, जो सिंगापुर के दौरे पर गए थे और जल संसाधन मंत्री। ये आप लोग गए थे, इसका रिस्पांस अच्छा मिला? उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो देश में तो मालूम था, पूरी दुनिया के अंदर वो छवि, वह सरकार की ईमानदारी, योगी सरकार की परिश्रम की पराकाष्ठा और रोड, सड़कें, कनेक्टिविटी, अपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रोड, सड़कें, इसका यह रहा कि पूरे देश के जितने गए थे इन्वेस्टर, पूरे विश्व के अंदर 16 देशों में एक धाक बनी है, जिसमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया हम लोग गए थे। एक उत्तर प्रदेश की छवि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और सिंगापुर के अंदर उभरा है, जिसके कारण इन्वेस्टर अभी जुड़े हुए हैं। बाकी और भी निवेश आना है। तो निवेशक आएंगे सर सिंगापुर से? जबरदस्त आने वाले हैं, भाग रहे हैं। प्रेजेंटेशन में आपने क्या कुछ बताया कि क्या कुछ और किया? जो लोग एमओयू किए थे वो पूरा आया है, सभी विभागों का आया है और जबरदस्त उत्साह है। राष्ट्र अन्य राज्य के लोग जाते थे, यूपी पहली बार हमारे पूरे मंत्रिमंडल और ये इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने वाला है।
और विश्व में एक धमक भी इसका यानी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी यूपी 100%। देखिए, आप देखिए एक और मंत्री निकल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत हो पाए। योगेंद्र उपाध्याय है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनसे जानेंगे। योगेंद्र जी जितने भी ग्रुप गए थे मंत्रिमंडल समूह के, उन सब ने जो उपलब्धियां हासिल की वो मंत्रियों ने बताई, अधिकारियों ने बताई और उसका प्रेजेंटेशन दिखाया गया। और जिससे जो क्योंकि सबका अनुभव यही है कि जहां भी हम लोग गए हैं वहां मोदी जी और योगी जी का प्रशंसा और इनके कारण यूपी में इन्वेस्ट करने की उत्कंठा, तो इन सब के कारण यूपी बहुत बिल्कुल तस्वीर बदलने वाली है। अब तक योगी जी ने कानून व्यवस्था और सुशासन के नाम पर जो यूपी को चमक दी है, इसके बाद एक आर्थिक शक्ति बनेगा यूपी पूरे विश्व में। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ये भी दौरे पर गए थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम सारे देशों से जो MOU हुए हैं उसकी भी डिटेलिंग मुख्यमंत्री के सामने जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसमें सभी मंत्रियों ने रखी है। यानी 16 देशों में गए थे, 8 ग्रुप थे और सबने आधे घंटे लगभग हर एक व्यक्ति को जो है वो दिए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास पर और लंबी बैठक चली है। यानी जो फरवरी में 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, 10 लाख करोड़ का निवेश जो उत्तर प्रदेश में आना है, उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण बैठक रही क्योंकि इसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई। कहाँ कुछ और बेहतर किया जाए, इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा हुई है। कैमरा से जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। तो कल करीब 5 घंटे CM आवास पर बड़ी बैठक चली और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया। विदेश के बाद भारत में अलग अलग शहरों में रोड शो को लेकर CM योगी ने ट्वीट करके लिखा कि विदेशी निवेशकों के साथ साथ हमें अपने देश के निवेशकों से भी संपर्क करना है। देश में होने वाले रोड शो के लिए नई टीम बनाई जाए, इसमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री गणों को शामिल किया जाए। देश में होने वाले रोड शो को 15 जनवरी तक समाप्त कर लिया जाए। प्रदेश में पहले से निवेश कर रहे औद्योगिक समूह हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऐसे में इनके अच्छे अनुभवों को हमें अन्य निवेशकों के साथ साझा करना चाहिए। तो ये CM योगी ने ट्वीट किया। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ट्वीट किए और ट्वीट करके CM ने लिखा कि विदेश में G2G और B2B बैठकों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि क्षेत्रों के साथ साथ अनेक औद्योगिक समूहों ने गोरखपुर, काशी, प्रयागराज, अलीगढ़, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में निवेश के लिए उत्सुकता जताई है। हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, ड्रग्स और फार्मा, मेडिकल डिवाइस, केमिकल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, EV बैटरी, विनिर्माण, MSME, दुग्ध शिक्षा, डिफेंस एंड एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन विनिर्माण, कृषि, टेक्सटाइल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डेटा सेंटर, रिवर बेसिन मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में निवेश के लिए अलग अलग औद्योगिक समूहों ने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। डसाल्ट, सेफ्रॉन, एयर लिक्विड, थॉमसन, सेमिना कॉर्पोरेशन, सिलास, HMI ग्रुप, सैमसंग, आइकिया, एरिक्सन, मदरसन, NTT ग्लोबल, मित्सुई जैसी कंपनियों ने उत्साह दिखाया है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए निवेशकों की जरूरत के मुताबिक हर संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ये निवेश प्रस्ताव हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनेंगे। तो CM योगी ने तमाम ट्वीट किए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर। साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से जिस भी देश में टीम यूपी गई, हर जगह भारतीय दूतावास का सकारात्मक सहयोग मिला है। दूतावास से सतत संवाद और संपर्क बनाए रखें। सभी 16 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को मेरी ओर से आभार पत्र लिखा जाए। चलिए और अब बात कर लेते हैं देश में एक बार फिर कोरोना के खतरे की। कोरोना को लेकर PM मोदी ने सभी से अपील की है कि सभी मास्क पहने, कोविड नियमों में ढिलाई ना बरती जाए। इसके साथ ही PM ने खास तौर पर एयरपोर्ट से बाहर आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखने और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ ही टेस्टिंग पर भी ध्यान देने की बात कही है।
पीएम मोदी ने गुरुवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री और अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। ऐसे में माना जा सकता है कि कोरोना को लेकर जल्द ही कोई नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना को लेकर गुरुवार को सीएम योगी ने भी टीम 9 के साथ बैठक की थी, जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही सीएम ने अहम निर्देश भी दिए। कोरोना पर टीम 9 के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क जरूरी करें। आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। सीएम योगी ने यह ट्वीट किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। तो अलग अलग देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने का समाचार प्राप्त हो रहा है। यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई निरंतर जारी है। कोविड को देखते हुए अब यूपी और उत्तराखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें आगरा की, तो पर्यटन नगरी में आने वाले विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा नोएडा के जिला अस्पताल में सभी को मास्क लगाने का नोटिस जारी हो गया है। साथ ही सहारनपुर और गोरखपुर समेत तमाम शहरों में कोविड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में गंगा आरती के वक्त लोग मास्क लगाए दिखाई दिए। तो ये 8 तस्वीरें यूपी और उत्तराखंड के शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर एहतियात बरतना शुरू हो गया है। चलिए और अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। बुधवार को कंडोलेंस के चलते सुनवाई टल गई थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने आज की तारीख दी है। सुनवाई और फैसले के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। कल 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक हाईकोर्ट में ठंड की छुट्टी है। ऐसे में सुनवाई और फैसले का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज सुनवाई होगी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। अब तक क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट में 5 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। इसमें याचिका में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं करने की दलील दी गई थी। अब तक क्या हुआ? 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निकाय की अधिसूचना पर रोक लगा दी। तो पूरा घटनाक्रम 12 दिसंबर को राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था, जिसके बाद 12 दिसंबर को स्टे के बाद से 14 दिसंबर को पहली बार इस मामले में सुनवाई हुई। तो अब तक क्या हुआ ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। 14 दिसंबर को राज्य सरकार ने हलफनामे के लिए वक्त मांगा था। 20 दिसंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इस दौरान सरकार ने कहा कोर्ट में कि सर्वे को ही आरक्षण माना जाए। 21 दिसंबर को भी दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गई थी और इसके बाद 22 दिसंबर को कंडोलेंस के चलते सुनवाई टल गई। आज फिर इस मामले में सुनवाई होनी है और आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। निकाय की छठी चाल, चुनाव होगा अगले साल। कोर्ट में टली सुनवाई, क्या अप्रैल में होगी निकाय की लड़ाई? जिस निकाय चुनाव का इंतजार पूरा प्रदेश पिछले 1 महीने से कर रहा है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबा खिंचता जा रहा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का ऐसा अड़ंगा फंसा है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 6 दौर की सुनवाई के बाद भी कोई फैसला नहीं आ पाया। और अब सवाल बड़ा है, क्या सर्दी की छुट्टी से पहले फैसला आएगा? क्योंकि गुरुवार को सबकी निगाहें कोर्ट पर टकटकी लगाकर देख रही थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई हुई ही नहीं और अब सबकी नजर 23 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी है। क्योंकि अगर शुक्रवार को भी फैसला नहीं आया तो निकाय चुनाव अपने आप अगले साल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 24 दिसंबर से हाईकोर्ट की छुट्टी शुरू हो जाएगी और 4 जनवरी तक चलेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या जनवरी में भी निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो पाएगा? अब ये सुनवाई कल दोबारा फिर होगी और कल ही जाड़े की छुट्टियां शुरू होने से पहले हाईकोर्ट के कामकाज का अंतिम दिन भी है।
अगर किसी वजह से कल ये सुनवाई फिर टल जाती है या नहीं हो पाती है तो इस मामले में अब 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इस बीच आरक्षण जारी करने की अधिसूचना पर रोक लागू रहेगी। गौरतलब है कि ये पूरा पेज ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा है, क्योंकि बुधवार को जब कोर्ट में बहस हुई तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाते हुए उसे राजनीतिक आरक्षण बताया गया और कहा गया कि इसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत डेडिकेटेड कमेटी के जरिए ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, लेकिन सरकार 2017 के आरक्षण का हवाला दे रही और सर्वे को ही ट्रिपल टेस्ट बता रही। ऐसे में कोर्ट ने अगर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया तो चुनाव जल्द हो जाएगा, लेकिन अगर याचिकाकर्ता के हक में फैसला आया तो चुनाव लंबा खिंच जाएगा। अब चुनाव में हो रही लेट लतीफी को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसका पालन करेगी। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे, पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला। लेकिन भले ही निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा न हुई हो, राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। भाजपा से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस तक अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। जहां भाजपा कई बैठकें कर चुकी, जिसके सामने पिछली बार के नतीजे दोहराने की चुनौती है, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद 2022 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं समाजवादी पार्टी मैनपुरी की जीत के बाद लय में नजर आ रही, जो भाजपा को सीधी टक्कर दे रही। वहीं बसपा निकाय चुनाव में मुस्लिम दलित के साथ ओबीसी को जोड़ने में लगी है, क्योंकि हाल ही में बसपा ने विश्वनाथ पाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन पिछले बार के नतीजों को देखें तो भाजपा का पाला भारी नजर आता है, क्योंकि 2017 में भाजपा ने 16 नगर निगम में से 14 में अपना मेयर बनाने में सफलता हासिल की थी और 2 मेयर बसपा के बने थे। वहीं नगर पालिका के 198 शहरों में से भाजपा ने 67, सपा ने 45, बसपा ने 28 और निर्दलीय ने 58 कुर्सियों पर कब्जा किया। ऐसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 538 कस्बों में से 100 पर भाजपा, 83 पर सपा, 74 पर बसपा और 181 पर निर्दलीय जीते थे। अब 15 जनवरी तक इन सभी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की सीटें इस बार बढ़कर 760 हो गई हैं। सूबे में 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम की सीटें हैं। लेकिन जिस तरह से मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में खिंच रहा, उससे सवाल बड़ा है, क्या कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव की तारीख का ऐलान हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। आज पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती है। ऐसे में लखनऊ में सीएम योगी किसानों को सम्मानित करेंगे। किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले सुबह 10 बजे विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और ऐसे में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम, किसानों को सम्मानित भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सैफई में भी पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हेमवरा में यह बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मंच से ऐसा माना जा रहा है कि आज चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान कर सकते हैं अखिलेश यादव। इसके साथ ही जसवंत नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देंगे अखिलेश। जसवंत नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद सभा का भी आयोजन किया गया है। चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में आरएलडी मनाएगी। आज से 30 दिसंबर तक यूपी, हरियाणा में कार्यक्रम करेगी आरएलडी। राजस्थान के अलावा दूसरे शहरों में भी आरएलडी कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। इससे पहले जयंत चौधरी आज दिल्ली में किसान घाट पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देंगे और इस दौरान आरएलडी के विधायक और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में आरएलडी मनाएगी।
आज से लेकर 30 दिसंबर तक यूपी हरियाणा में कार्यक्रम करेगी आरएलडी। इसके साथ ही राजस्थान और दूसरे शहरों में भी कार्यक्रम होगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी लखनऊ में किसान सम्मान दिवस पर शामिल होंगे और इससे पहले विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा सैफई में पूरा यादव परिवार चौधरी चरण सिंह की जयंती पर शामिल होगा और आरएलडी ने आज से 30 दिसंबर तक अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। किसान दिवस के रूप में आरएलडी से मना रही है। बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां कन्नौज जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश यादव के निर्देश पर कन्नौज जाएंगे सपा नेता। मृतक पूर्व प्रधान अरुण शाक्य के परिजनों से मुलाकात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। अरुण शाक्य की हत्या की जानकारी जुटाएगा सपा डेलीगेशन। 14 दिसंबर को पीट कर अरुण शाक्य की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज कन्नौज जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में सपा प्रतिनिधिमंडल आज कन्नौज जाएगा, जहां पूर्व प्रधान जिनकी हत्या कर दी गई थी अरुण शाक्य की, उनके परिवार से मिलेगा। पूरा मामला बता रहे हैं आपको। 14 दिसंबर को अरुण शाक्य की पीट कर हत्या हुई थी। हत्या का आरोप प्रधान सरोजनी देवी और उसके परिवार पर लगा था, जो वर्तमान प्रधान है। अरुण की शिकायत पर प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज हुए थे, जिसके बाद रंजिश की बात सामने आ रही है। सरोजनी देवी पर विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाए गए थे। तो पूरा मामला भी हमने आपको बताया और अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कन्नौज जा रहे सपा के प्रतिनिधिमंडल पर बरसे हैं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक। अखिलेश के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कन्नौज जाते। सुब्रत पाठक का ये बयान, एक प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं अखिलेश। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कन्नौज जहां से वो स्वयं सांसद रहे हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी भी वहां से सांसद रही हैं। उनको यहाँ पर आने का उनके पास में समय नहीं था। एक प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं। आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मरने वाले वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अथवा नहीं हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि उनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। और दूसरा, जिस प्रकार से एक मूक मदद उनकी जिस प्रकार से की जा रही है और उसके बाद यह राजनीति करने यहाँ के ऊपर आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये असहिष्णुता की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आज खत्म हो रही है मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी रिमांड। आज ईडी मुख्तार अंसारी को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मिली थी और आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी मुख्तार अंसारी को। इसके अलावा अब्बास अंसारी और शर्जिल रजा की भी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। जिला जज की कोर्ट में दोनों को आज पेश किया जाएगा। तो मुख्तार एंड फैमिली से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज ईडी विशेष कोर्ट में मुख्तार को पेश करेगी। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साला शर्जिल रजा की भी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दोनों को जिला जज की कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।